हेलो एवरीवन, आवाज़ क्लियर है? ऑडियो और वीडियो सही आ रही है? ऑडियो और वीडियो सही है? ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ख़त्म कर चुके हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने देखा था कि कैसे डिफरेंट मेथड्स हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जिसमें हमने मेनली जो था उसमें बताना था वो था कि हम कैसे जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कैसे हमें अपने लिमिट को उसी के साथ चेंज करना पड़ता है ना। अब हम आते हैं इस वाले पार्ट में कि जहां पे हमें जो डेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, तभी भी हम डेफिनिट इंटीग्रेशन ही देख रहे हैं। तो इस डेफिनिट इंटीग्रेशन में है ना, तो अब हम बेसिकली प्रॉपर्टीज देखेंगे, है ना। तो जितने भी मेथड हमने अभी तक देखे हैं, है ना, उन सारे मेथड्स में क्या है कि हमने इनडेफिनिट वाला पार्ट यूज किया था, है कि नहीं। तो उसमें वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है और वो प्रोसेस भी गलत नहीं है ना। हमें उस प्रोसेस पे जाना ही है फाइनली, क्योंकि इंटीग्रेशन का वही एक तरीका है ही। लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो काफी हेल्पफुल होता है किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने में, है ना। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि अगर वो कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हो, है ना, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है। हमें वो लेंदी कैलकुलेशन में फंसना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम उन सारे प्रॉपर्टीज को एक बार देखेंगे और साथ में उसका प्रूफ भी हम देखते जाएंगे कि उसका प्रूफ कैसे होता है, ठीक है। तो लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी है और काफी इजी सा है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट का हो, a to b fx dx हो, है ना, तो ये बोलता है कि इसको आप सिंपली ये भी लिख सकते हो, a to b f of t dt, है ना। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि दोनों में मैंने क्या किया है ना। कोई दोनों इंटीग्रेशन सेम ही टाइप का है ना। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन भी यही बोल रहा है कि ये दोनों चीजें सेम होती है ना। तो यहां पे एक्चुअली में हमने किया क्या कि हमने सिर्फ वेरिएबल को चेंज किया है। पहले वाले में देखो वेरिएबल क्या था, x था, है कि नहीं। तो यहां पे इस वाले में हमारे पास वेरिएबल x था और ये x का लिमिट था, जबकि ये वाला क्या है, t का लिमिट है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर आप वेरिएबल को चेंज कर देते हो तो भी इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये क्या है, चेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक है। लेकिन यहां पे ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि हमने सिर्फ x को t से रिप्लेस किया है, ठीक है, और किसी टर्म को हमने रिप्लेस कुछ भी नहीं किया है। अगर इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपसे ये इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोलता है x स्क्वायर प्लस 1 dx 1 to 2, तो यही इंटीग्रेशन 1 to 2 t स्क्वायर 1 प्लस dt भी होगा, है ना। तो ये दोनों इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम होगा। यहां पे हमने और कोई चीज चेंज नहीं किया, सिर्फ वेरिएबल जो इसमें जहां जहां x था हमने हर जगह क्या किया, t से रिप्लेस कर दिया। क्लियर है। तो ये चीज समझ में आना चाहिए। कभी भी आपको ऐसा लगे कि कुछ इंटीग्रेशन ऐसा हो जो आपको किसी और वेरिएबल में जाने की जरूरत है, तो आप इस तरीके से वेरिएबल सिंपली चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब इसको अगर प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करेंगे? सिंपली हमें क्या करना है, मान लो हमें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास इंटीग्रेशन है a टू बी एफ एक्स डी एक्स। हमें जाना किस तरफ है? एफ ऑफ टी डी टी की तरफ, है ना। तो इसने एक्चुअली में किया क्या होगा, x को t रिप्लेस किया होगा। तो हम भी यहां पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं, x इक्वल टू टी, है ना। तो x इक्वल टू टी पुट करोगे तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt। यहां पे पुट करो तो इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया, x की जगह पे t और dx की वैल्यू dt के इक्वल है, तो dt पुट कर दिया, है ना। अब क्योंकि हमने वेरिएबल चेंज किया है तो हमें लिमिट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, है ना। ये वेरिएबल, ये जो लिमिट था वो x का लिमिट था, अब हमें t के लिमिट पे जाना पड़ेगा। तो यहां पे हमारे पास x और t में रिलेशन है, इसको यूज करके हम t का लिमिट निकाल सकते हैं। जब x की वैल्यू a होगी तो t की वैल्यू भी a ही होगी, और जब x की वैल्यू b होगी तो t की वैल्यू b होगी, है ना। तो यही देखो राइट हैंड साइड भी यही सेम ही चीज है। तो इसमें सिंपल क्या किया उसने, बस वेरिएबल को चेंज कर दिया। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि वेरिएबल अगर एक तरीके से चेंज हो रहा है किसी भी इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। इनडेफिनिट में बात कर रहा हूं, सॉरी डेफिनिट में, डेफिनिट के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें कभी हमें वेरिएबल चेंज होने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लियर। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था, इजी था, सा समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि हमारे पास, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 2 बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो अगर आप इस लिमिट को इंटरचेंज कर देते हो, है ना, यहां पे इंटीग्रेशन कहां से कहां तक था, a से b तक था, है कि नहीं। अब अगर आप इस इंटीग्रेशन को b से a कर देते हो, है ना, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा, एफ एक्स को हमने सेमी इंटीग्रेशन रखा, है ना। तो ये इसमें चेंज क्या होगा बताओ, तो यहां पे क्या आ जाता है, माइनस चेंज आ जाता है ना। इंटीग्रेशन एरिया देता है ना, लेकिन कब, याद होगा आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन एक्चुअली में हम एरिया के लिए कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो इंटीग्रेशन a टू b है एफ एक्स डी एक्स, ये एक्चुअली में एरिया तब बताता है जब एफ एक्स क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, है कि नहीं। तो इंटीग्रेशन को आप एरिया के इक्वल हमेशा नहीं बोल पाओगे, है ना। कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है, उसी टाइम पे हम इसको ग्रेटर देन 0 बोल पाएंगे, क्लियर है ना। तो हमेशा ये एरिया नहीं देता है। तो इंटीग्रेशन को अगर आप एरिया बोल रहे हो, इसका मतलब आप ये एज्यूम करके चल रहे हो कि एफ एक्स पॉजिटिव है ना। एफ एक्स अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो अभी के लिए हमें यह पता है कि ये एरिया होता है एफ एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, लेकिन अगर आप लिमिट इंटरचेंज कर देते हो तो यहां पे एक माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। अब देखो माइनस साइन कैसे आता है, प्रीवियस जब हमने स्टार्ट किया था डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने ये एक प्रॉपर्टी लिखी थी कि मान लो कि a से b एफ एक्स डी एक्स करना है, और अगर एफ एक्स का हमें एंटी डेरिवेटिव पता हो, ठीक ना, तो यहां पे हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स है। तो अगर हम कैपिटल एफ एक्स पता है तो हम सिंपली लिमिट की वैल्यू पुट करके क्या निकाल सकते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखो किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, है ना। हम मान ले रहे हैं कि इसका एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स है। इस तरफ भी सेम ही चीज है कि नहीं। तो जब हमें इस वाले पार्ट का अगर आपको लिखना होगा तो इसका क्या लिखोगे, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, है कि नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो ये दोनों इक्वल किस केस में होगा, जब हम माइनस टाइम्स यूज करेंगे तो, ठीक है। तो ये एक चीज है, प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको
इंटीग्रेट करना हो और कहीं पे आपको लिमिट को चेंज करने की जरूरत पड़ जाए, है ना, तो जब भी आपको लिमिट को चेंज करने की जरूरत पड़ जाए तो हमेशा हमें यह ध्यान रखना है कि ये माइनस साइन हो जाता है ना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, लिमिट चेंज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लिमिट चेंज जब भी करना हो आपको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि जब भी आप लिमिट चेंज कर रहे हो तो हमेशा ये एक माइनस साइन आपको उसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है यहां तक? किसी को डाउट, किसी को किसी पार्ट में? ठीक है, ये सब कुछ इजी वाला पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट पे कि अगर थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है। ठीक है, लिख लो। फास्ट तो नहीं हो रहा है, सब लोग लिख पा रहे हो अच्छे से? ठीक है, किसी को कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन हो ए से बी तक, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो, ठीक है, तो आप इस इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हो कि इसको अपने हिसाब से किसी भी पॉइंट पे ब्रेक कर सकते हो, है ना। ये ए टू बी मतलब क्या हो गया कि एक्स की वैल्यू ए से बी तक है ना। तो ये देखो, अगर आप इसको विजुअलाइज करने का ट्राई करो तो ये हमारा ए टू बी वाला पार्ट है एक्स की वैल्यू। तो अगर हम इस एक्स की वैल्यू को सी में ब्रेक कर दें तो ए टू सी प्लस सी टू बी टोटल ए से बी तक की वैल्यू के इक्वल होगा, है कि नहीं। यहां से यहां तक ऐड करो और यहां से यहां तक ऐड करो, ये टोटल वैल्यू देगा। तो ये इंटीग्रेशन यही बोलता है और ये प्रॉपर्टी यही बोलता है कि अगर आपको ए से बी तक इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया है और आपको बीच में किसी पॉइंट सी पे ब्रेक करना है, ठीक है, तो आप इसको सी पे भी ब्रेक कर सकते हो, लेकिन आपको ए से सी तक करना होगा और फिर सी से बी तक करना होगा, बीच में कोई ब्रेक नहीं देना होगा। क्लियर है? प्रॉपर्टी इजी सा है। अगर आप इसको ग्राफिकली समझने का ट्राई करो, अगर हम अभी ये एज्यूम कर लें कि जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो अगर ये एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो ये हमें क्या दे देगा, एरिया दे देगा। कहां से कहां तक, ए से बी तक। तो ये ए टू बी हमें एरिया दे देगा, ये वाला इंटीग्रेशन। और अगर हमें ये टोटल एरिया कैलकुलेट करना है यहां से यहां तक, तो आप इसको दो पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, यहां से यहां तक सी तक। यानी आप पहले क्या करो, ए से सी तक कैलकुलेट कर लो और फिर सी से बी तक कैलकुलेट करके दोनों को ऐड कर दो। यहां देखो हमने दोनों एरिया को ऐड करके ही लिखा हुआ है कि नहीं। तो दोनों सेम ही चीज है, फर्क नहीं पड़ता कि आप इस इंटीग्रेशन में कैसे इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको किसी पॉइंट पे ब्रेक करना है तो अब इंपॉर्टेंट चीज ये है यहां पे कि सी वाला पॉइंट जो है, क्या वो सी वाला पॉइंट सिर्फ ए से बी के बीच में ही कहीं हो सकता है या बाहर वाला पॉइंट भी कोई हो सकता है? सोच के बताओ। जो हमने यहां पे ये बोला है कि ए से बी के बीच में कोई सी पॉइंट है, तो क्या वो सी पॉइंट ए से बी तक ही हो सकता है या उसके बाहर भी हम कहीं पे ले सकते हैं? अगर सी पॉइंट हमने ए बी से बाहर कहीं ले लिया, मान लो हमने ऐसे ब्रेक किया, इसको मैं मिटा रहा हूं, और देखो हमने ए से बी को इस तरीके से ब्रेक किया, तो ये ए टू बी था और हमने सी पॉइंट को यहां कहीं बाहर ले लिया, तो क्या ये इंटीग्रेशन सही होगा या गलत होगा? क्या अभी कोई प्रॉब्लम होगा इसमें?
सोचो कि हमने क्या किया, अब ये सी पॉइंट बाहर ले लिया है। अभी आपको मैंने यहां पे ग्राफ में ड्रॉ करके दिखाया कि ए से सी तक आप इंटीग्रेट एरिया कैलकुलेट करो और सी से बी तक एरिया कैलकुलेट करो, दोनों को ऐड करो तो ये इक्वल हमें दिख रहा है। लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं कि मान लो मैंने सी पॉइंट यहां कहीं ले लिया, ठीक है, तो क्या ये चीज फॉर्मूला वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा? क्या होगा बताओ, वैलिड होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? देख के क्या लगता है, वैलिड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बाहर लेने में प्रॉब्लम होगा। ओके, तो देखते हैं अगर हमने सी पॉइंट कहीं बाहर ले लिया है तो सी पॉइंट बाहर लेने पे क्या प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो हमें यही इंटीग्रेशन करना है। इसको जब हम ब्रेक करेंगे पहले तो ए से सी तक ब्रेक करना होगा, है कि नहीं? तो ये देखो, ये वाला जो एरिया देगा वो यहां से यहां तक का वाला पार्ट होगा। ठीक है, क्लियर है? और जब हम सेकेंड इंटीग्रेशन करेंगे बी टू सी, ठीक है, सॉरी सी टू बी करेंगे, तो जब हम सी टू बी करेंगे तो हमें फिर से कहां जाना पड़ेगा? यहां से इस तरफ जाना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है आपको? इस वाले पार्ट में हम ए से सी इस तरफ गए थे और सी से बी भी हम आगे चले गए थे। क्यों? क्योंकि सी पॉइंट बीच में था, इसलिए हमें दोनों को सिंपली ऐड करने पे हमें आंसर मिल गया। लेकिन क्योंकि यहां पे सी पॉइंट बाहर है तो जब आप ए से सी इंटीग्रेट करोगे तो आपको यहां से यहां तक जाना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप वापिस सी से बी इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये वाला पार्ट तो इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा ना। और जब आप इस डायरेक्शन में आओगे तो जो सेकंड प्रॉपर्टी थी याद है कि ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव होगा तो फिर से जब ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और फिर से आपको यही एरिया मिलने वाला है ना? तो यहां पे सी पॉइंट कहीं भी हो फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया? अरुणिता समझ में आया कि ये सी पॉइंट बाहर लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बाकी लोग समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है रिप्लाई करते रहो। ठीक है, तो सी पॉइंट बाहर लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, कहीं भी हो फर्क नहीं पड़ता। अगर ये पॉइंट अंदर में है तो दोनों पॉजिटिव होके ऐड होगा, और अगर ये सी पॉइंट बाहर होगा तो एक वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा और जब वापस आप इस तरफ से इस तरफ आओगे तो ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं? यहां पे दोनों का डायरेक्शन सेम था इसलिए ये दोनों ऐड हो गया था। यहां पे एक इस तरफ है एक इस तरफ है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव हो जाएगा, या ये क्लियर है? तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी ये बोलता है कि आपको कहीं भी किसी पॉइंट पे ब्रेक करना हो तो सिंपली आप ब्रेक कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ब्रेक करने की जरूरत क्यों पड़ेगी, है कि नहीं? हमें क्यों ब्रेक करने की जरूरत है? जब हम इसको डायरेक्टली ए से बी तक इंटीग्रेट कर ही पा रहे हैं, इस फंक्शन को अगर हम ए से बी तक इंटीग्रेट कर ही लेंगे तो हम फालतू का फिर ए से सी में ब्रेक करके या सी से बी तक ब्रेक करके फिर इसको क्यों कैलकुलेट करें हम, है कि नहीं? तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि ये चीज क्यों होगा। तो देखो क्यों होता है। हमने जब भी क्वेश्चन को इंटीग्रेट किया था डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो हमने ये चीजें बोली थी कि हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, है कि नहीं? अब मान लो कि क्या हो गया कि आपको इंटीग्रेट करने के लिए बोला, है ना? मान लो आपको ऐसा एक फंक्शन दे दिया इस टाइप का, ठीक है, और आपका जो ए वाला पॉइंट है वो यहां से यहां तक ए से बी तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, हमें अब इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना है। ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है। ठीक है, तो अब अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहा, तो जब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहा तो क्या हम डायरेक्टली ए से बी तक इंटीग्रेट कर पाएंगे? क्योंकि हमने जो अपना फॉर्मूला डिराइव किया था या जो भी हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, सबसे पहला एजम्पशन यही था कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब हम ये चीजें कर सकते हैं, है ना? तो हर बार हमने उस चीज को हाईलाइट किया था। और यहां पे भी जब भी हम ग्राफ के थ्रू इसको शो करते हैं तो देखो हर जगह हमने फंक्शन को कंटिन्यूअस ही प्लॉट किया है ना? इसका मतलब ये फॉर्मूला कंटिन्यूअस के लिए तो ट्रू है। लेकिन अगर फंक्शन ये होता तो क्या हम डायरेक्टली ए टू बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिख पाते हैं?
लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। आ रही बात समझ में आपको, है ना? तो ये चीज डायरेक्टली हम ए से बी तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम यहां पे ये हो रही है ना? क्योंकि अगर हमें ए से बी तक कैलकुलेट करना है तो फंक्शन को कंटिन्यूस होना पड़ेगा। लेकिन ये जो ग्राफ यहां पे दिया हुआ है, इस ग्राफ में देखो, है ना, ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है, इस वाले पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस है कि नहीं? तो अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हमें पहले a से c तक इंटीग्रेट करना होगा fx dx, प्लस c से b तक इंटीग्रेट करना होगा fx dx, है ना? तो जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो आपको यहां से यहां तक का ये वाला पार्ट एरिया आपको मिलेगा और दूसरा एरिया आपको यहां से यहां तक इसको इंटीग्रेट करके दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? तो क्यों हमें ब्रेक करने की जरूरत पड़ रही है ये समझ में आ रहा है आपको, है ना? तो ऐसे आपको बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे जहां पे हम डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली हम ए से बी तक इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, है ना? प्रॉब्लम वहां पे ये होगा। तो सी पॉइंट जो हमें चूज करना है ना, हर एक फंक्शन में हमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहां पे ब्रेक करने की जरूरत है उस पॉइंट को हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है? तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ठीक है? तो लिख लो एक पॉइंट बना के, पॉइंट वेयर वी नीड टू ब्रेक आवर इंटीग्रेशन, है ना? तो हमें वो पॉइंट ध्यान रखना है कि जहां पे हमें फंक्शन क्या हो, फंक्शन को ब्रेक करने की जरूरत है। ठीक है? हर एक जगह पे ब्रेक करने की जरूरत नहीं हो रही है। साउंड में तो हमें वो पॉइंट देखना था जहां पे फंक्शन हमारा क्या हो कि ब्रेक करने की जरूरत पड़ रही हो। ठीक है? तो सबसे पहली चीज तो हमें ये चीज दिखाई दे रहा है कि हमें कहां पे ब्रेक करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट जहां पे फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, है ना? और पॉइंट एट विच फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है? तो जब भी आपको कोई फंक्शन दिखे जहां पे वो कंटिन्यूअस नहीं हो रहा हो, है ना, कंटिन्यूटी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो हमने वहां पे देखा था कि फंक्शन को किस तरीके से हमें कहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है और कहां पे नहीं है, ये हम इजीली चेक कर सकते हैं, है कि नहीं? तो जिस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो, हमें उस पॉइंट पे इंटीग्रेशन को ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पे हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, है ना? और इसी को अगर आप ग्राफ के थ्रू समझने का ट्राई करो तो अगर किसी पॉइंट पे अगर आपके पेन उठाने की जरूरत पड़े किसी भी पॉइंट पे, है ना, जिस पॉइंट पे भी आपको कहीं भी आप कर्व पे ट्रेस करते जाओ, किसी पॉइंट पे अगर पेन उठा के दूसरे पॉइंट से कंटिन्यू करना पड़े तो हमें उस पॉइंट पे ब्रेक करना पड़ेगा, है ना? और यही चीज हमने कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन भी यही था कि जब भी हमें इस टाइप का कोई फंक्शन दिया हो जहां पे फंक्शन को हमें ट्रेस करें और पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़े तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और जिस पॉइंट पे पेन उठाना पड़े वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हमें ये पॉइंट बस ध्यान रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, पॉइंट एट विच फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है? तो जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, है ना, उस पॉइंट पे भी आपको ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी। और नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब क्या हो गया? हां हिया कमल, अगर इंटीग्रेशन आप कर रहे हो ए से बी में और सी अगर बाहर का पॉइंट होगा तो उसमें से एक वाला पार्ट नेगेटिव ऑटोमेटिकली आ जाएगा,
है ना, क्योंकि वहां पे लिमिट आप ध्यान से देखोगे तो लिमिट वहां पे एक्चुअली में रिवर्स हो जा रहा है ना, तो उसको जब आप सही करोगे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दे देगा, तो वो फिर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो बाहर पॉइंट लो या अंदर में लो फर्क नहीं पड़ता, सी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें यह देखना था कि सी पॉइंट हमें कहां कहां पे चूज करना है। तो पहला चीज था कि जो जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, और दूसरा जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल हो, है ना। तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट कहां पे बोलते हैं, और ग्राफ को देख के हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल होगा या नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो जहां पे क्या हो, शार्प एज हो, है कि नहीं। याद होगा आपको कि हमने कर्व में ड्रॉ किया था इस टाइप से, और जहां पे भी शार्प एज आता है उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है कि नहीं। तो यहां पे फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो, अगर आपको यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना होगा तो आपको इस पॉइंट पे ब्रेक करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप यहां से यहां तक इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। क्लियर है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कहां पे फंक्शन शार्प एज देगा और कहां पे फंक्शन हमारा स्मूथली मूव कर रहा है। क्लियर है। तो ये दो चीजें हमें हमेशा ध्यान रखनी है। इन जनरल जो आपको एग्जाम में आ सकता है वो बेसिकली क्या होता है ना। तो इसी वाले पॉइंट में एक्स्ट्रा पॉइंट बना के लिख लो कि जब आपके पास कोई मॉड का फंक्शन हो, है ना, तो मॉड फंक्शन में आपको ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं। क्योंकि मॉड क्या होता है, दो टाइप से ब्रांच फंक्शन होता है ना। तो बेसिकली आप मॉड नहीं लिख के ब्रांच फंक्शन लिख लो तो बेटर होगा, है ना। तो जहां पे भी आपका ब्रांच फंक्शन हो, उस ब्रांच फंक्शन में एट द पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग, याद होगा आपको, है ना, कि हमने ब्रांच फंक्शन में पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग कैसे फाइंड किया था। और बेसिकली ब्रांच फंक्शन में जो आपके पास आने वाला है एग्जाम में, जो आता है बेसिकली वो कौन सा फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन, जो बेसिकली हमने पढ़ा था। तो जब भी मॉडुलस फंक्शन हो या किसी भी और टाइप का ब्रांच फंक्शन हो, ठीक है, उसको जब आपको इंटीग्रेट करना होगा तो आपको उस जहां पे मॉड ब्रेक हो रहा है आपको पहले मॉड को ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। और मॉडुलस फंक्शन के बारे में एक और चीज है ना, मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, है कि नहीं। तो मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो जब भी आपको मॉडुलस फंक्शन को इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो मॉडुलस फंक्शन को जब भी आपको इंटीग्रेट करना हो या डिफरेंशिएट करना हो, है ना, दोनों केस में आपको मॉड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। यही चीज हमने डिफरेंशिएबिलिटी में भी देखा था कि मॉड को हम डायरेक्टली मॉड के साथ हम ना ही उसको ऐड कर पाते हैं, है ना ही सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं, ना ही डिफरेंशिएट कर पाते हैं, ना ही इंटीग्रेट कर पाते हैं। तो जब भी आपको मॉड का क्वेश्चन हो, और बेसिकली आपको मॉड का ही क्वेश्चन आएगा कि जिस मॉड पे फंक्शन दिया हुआ हो उस पॉइंट पे हमें उसको ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं। मान लो हमें -1 से 1 तक मॉड x को इंटीग्रेट करना है dx, है ना। तो अब बताओ कि क्या हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर पाएंगे। मॉड x का आपको ग्राफ याद होगा, y = मॉड x कैसा होता है, इस टाइप से वी शेप होता है ना। हमने बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ किए थे और वहां पे हमने देखा था कि कैसे हम फंक्शन को प्लॉट करते हैं। ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, 0 वाला पॉइंट, है कि नहीं। तो ये जो 0 वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर आप फंक्शन को हमें इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, -1 से +1 तक। तो -1 यहां कहीं होगा और +1 यहां कहीं होगा, है ना। हमें ये दिख रहा है क्योंकि कर्व ऊपर है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली हमें एक्चुअली में ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो हमें एक्चुअली में क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलने वाला है। तो क्या हम इसको डायरेक्टली यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे हमें दिख रहा है कि फंक्शन को हमें ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी। ब्रेक इसलिए हो रहा है क्योंकि ये फंक्शन क्या है, शार्प एज दे रहा है, यानी फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हमें इस पॉइंट पे 0 पे ब्रेक करना पड़ेगा।
तो इसी इंटीग्रेशन को जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, -1 to 0, और -1 से 0 के बीच में मॉड x क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, है ना, क्योंकि ये हमें इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब हम मॉड को ब्रेक करेंगे और हमने x की वैल्यू लेस देन 0 ली है, तो ये साइन हमें क्या दे देगा, -x dx। क्लियर है। प्लस 0 to 1, जब हम 0 से ज्यादा पे जाएंगे तो मॉड x कैसे ओपन होगा, x के साथ dx, है ना। और ये दोनों चीज आपको इंटीग्रेट करना आता है। इंपॉर्टेंट चीज ये था कि हमने कैसे फंक्शन को 0 पे सोचा कि ये ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। किसी और पॉइंट पे आप इसको ब्रेक कर लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। फाइनली आपको 0 पे आके ब्रेक करना ही पड़ेगा। जब तक आप 0 पे ब्रेक नहीं कर पाओगे, है ना, क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्लियर। तो ये था थर्ड प्रॉपर्टी, जहां पे हमने ये देखा कि कैसे हमें इंटीग्रेशन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ब्रेक करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये थी थर्ड प्रॉपर्टी, है ना। तो ये वाला प्रॉपर्टी आपको वहां पे यूज होगा जब कोई डिसकंटिन्यूअस या नॉन डिफरेंशिएबल टाइप का कोई फंक्शन दे दे और बोले कि इसको इंटीग्रेट करके बताओ, है ना। तो आप ऑलरेडी इतना फंक्शन कर चुके हो कि आपको ग्राफ या फंक्शन देख के पता चल जाएगा कि हमें इसको ब्रेक करने की जरूरत है या नहीं है ना। तो इजी सा पार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी लिखो, और इस प्रॉपर्टी को मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं, है ना, ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, a to b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a to b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, और इतने अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि ये चीज आपको हमेशा याद हो। जब भी आप डेफिनिट इंटीग्रेशन आप स्टार्ट करोगे तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है सोचने का, है ना, जब भी आपको किसी इंटीग्रेशन में लिमिट दिया रहे, ठीक है, लिमिट वाले क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन में जब भी लिमिट दिया रहे तो आपको सोचना कैसे है कि हमें कहां से स्टार्ट करना है। तो यही वो पॉइंट है जहां पे आपको अपना थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है। क्लियर है। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही ये प्रॉपर्टी होगा, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, सबसे पहले आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे और देखोगे कि अगर इस प्रॉपर्टी से कोई काम बन रहा है, कैसे काम बनेगा वो हम आगे देखेंगे भी। इस प्रॉपर्टी को यूज करने पे कोई काम बन रहा है या नहीं बन रहा है ना। मैक्सिमम 90% टाइम पे आपको ये प्रॉपर्टी से आपका काम इजी हो जाएगा। ठीक है, मात्र 10%, 5 से 10% केस ही आपका ऐसा बचता है जहां पे आपको इनडेफिनिट वाले पार्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो डेफिनिट वाले पार्ट में मैक्सिमम टाइम पे 90 to 95% चांस पे ये प्रॉपर्टी यूज होता है। तो दिमाग में ये चीज बैठा लो कि जब भी आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन दे, पहली प्रॉपर्टी हमें यही लगा के चेक करना है। इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे और सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है। क्लियर है। तो ये हमारे हैबिट में होना चाहिए। तो हम पहले इसका प्रूफ एक बार देख लेते हैं कि ये एक्चुअली में होता कैसे है। तो ये इंटीग्रेशन बोलता क्या है, पहले इसको समझ लो। इंटीग्रेशन को ये बोल रहा है कि a से b तक अगर आपको फंक्शन को fx dx में इंटीग्रेट करना हो तो इसी फंक्शन को आप इस तरीके से इंटीग्रेट नहीं करके इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि जहां पे x है, इस x के जगह पे आपको क्या रिप्लेस करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, है ना। आपको हमेशा इस तरीके से इसको याद करना है। कभी हमको a प्लस बी माइनस एक्स याद नहीं करना है। इस तरीके से आप याद करो कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, है ना। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है और ये x है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके उसमें से x को माइनस करके आप फंक्शन को पुट करोगे तो ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होती है ना। कैसे होता है वो प्रूफ हम अभी देख लेते हैं, लेकिन ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि ये होता है ऐसा। ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही
यही होने वाला है। ठीक है, तो एक बार प्रूफ देख लेते हैं। राइट हैंड साइड से यहां पे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारे पास इंटीग्रेशन है a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। ठीक है, यहां पे देखो हमें इस वाले पार्ट से कहां पे आना है, यहां पे हमें एक्चुअली में x चाहिए, है कि नहीं। तो हम पहले इसको एक अदर वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन। तो a प्लस बी माइनस एक्स को हम क्या ले लेंगे, t ले लेंगे, है कि नहीं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था हमारे पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही बोल रहा था, है कि नहीं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये बोल रहे थे कि अगर हम इसको t रिप्लेस कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको पहले t से रिप्लेस करके सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने जो फंक्शन ये दिया हुआ था, तो हमने इसको t एज्यूम कर लिया, तो ये क्या हो गया f ऑफ t। और अब dx को क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, t के टर्म में। तो dx की वैल्यू देखो यहां से कितनी हो जाएगी, माइनस टाइम्स dt। क्लियर हो रहा है। तो यहां पे dx के जगह पे माइनस टाइम्स dt पुट कर दिया, और माइनस को मैंने बाहर लिख दिया। अब ये लिमिट x का लिमिट था, तो हम यहां पे इसको t के लिमिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां से आप t का लिमिट कैलकुलेट कर लो। x की वैल्यू जब a होगी तो t कितना होगा, तो देखो x की वैल्यू जब a पुट करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b। क्लियर। और जब अपर लिमिट पुट करोगे तो b वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, a, है कि नहीं। तो ये इंटीग्रेशन जो f ऑफ t dt था ये बन चुका है। अब देखो क्योंकि माइनस साइन है, तो अभी जस्ट हमने जो सेकेंड प्रॉपर्टी किया था कि अगर आपको लिमिट को इंटरचेंज करना है तो एक माइनस साइन लाना पड़ेगा, तो हम यहां पे लिमिट को चेंज कर रहे हैं। तो जब हम लिमिट को चेंज करेंगे तो एक माइनस साइन बाहर आएगा, और वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, a टू बी एफ टी डी टी। और जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आप वेरिएबल को चेंज कर दो सिंपली तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर हम t के जगह पे x लिख दे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। और यही हमारा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था। आ रही बात समझ में। तो हमने क्या किया ये आपको क्लियर हो रहा है। तो ये इसका बस सिंपल सा प्रूफ है कि ये चीज ऐसे आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आपको हमेशा स्टार्ट यहीं से करना है कि नहीं। अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करके मैं इसी का एक और देखो, इसी प्रॉपर्टी से यूज होके बहुत सारी चीजें और बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं, है ना। बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो कि आप लोअर लिमिट को 0 कर दो, है ना, तो अगर हम यही प्रॉपर्टी इस वाले फंक्शन में यूज करें, एफ एक्स डी एक्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और इसमें हम यही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो बताओ क्या होगा। 0 टू ए लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जो लिमिट यहां है वही लिमिट यहां है। बस फंक्शन की वैल्यू में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ए माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे हमें ए माइनस एक्स रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ए माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, और ये क्या हो गया, dx। तो ये इसका एक स्पेशल केस है, ठीक है, इसलिए इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जो हमें जनरलाइज फॉर्मूला है वो हमें ध्यान रखना है कि जब भी आपको इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स हो, तो आप इंटीग्रेशन को f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करके फंक्शन को, क्वेश्चन को कर सकते हो, और क्वेश्चन आपका काफी इजी हो जाएगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर हुआ, है ना। इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है, 90 to 95% केस में हम यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे डायरेक्टली, ठीक है, और आपका आंसर डायरेक्टली निकल के आएगा। देखो एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। हमें ये चीज याद होगा आपको कि हमने ये इंटीग्रेशन किया था, है ना, एक्सरसाइज प्रीवियस लेक्चर में भी आपने ये इंटीग्रेशन किया होगा, है ना। तो अगर हमें ये इंटीग्रेशन करने के लिए दे तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से पहले, ठीक है, इस एग्जाम्पल को बाद में करते हैं। एक और चीज यहां पे देख लो पहले।
तो जब भी आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे, ठीक है, ये एक इसी को कंटिन्यूएशन में कर लेते हैं। तो जब भी आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। यानी अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाला जो फंक्शन है ये इंटीग्रेशन आई है, ठीक है, तो इसी चीज को मैं फिर से ये लिख सकता हूं कि नहीं? इसी चीज को अगर मैं फिर से लिखने का ट्राई करूं तो इसी फंक्शन को एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज समझ में आ रहा है आपको कि अगर आई हमारा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो यही दोनों चीजें एक्चुअली में सेम है, इसलिए हमने दोनों को आई लिखा हुआ है। तो अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज करते हो तो एक्चुअली में आपको फायदा क्या होगा, है ना? फायदा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक के लिए, बस आपका फंक्शन क्या हो गया, एक्चुअली में चेंज हो गया। देखो पहले फंक्शन एफ एक्स के टर्म में था, अब फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स के टर्म में, ठीक है। इस स्टेप के बाद जब भी आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे, ठीक है, प्रॉपर्टी 4, जब भी आप प्रॉपर्टी 4 यूज करोगे तो प्रॉपर्टी 4 यूज करने के साथ ही आपको सेकेंड स्टेप क्या करना है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास ये है कि ये प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है स्टेप यूज प्रॉपर्टी 4, ठीक है। और इसी के जब भी आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो साथ ही साथ आप सेकेंड प्रॉपर्टी भी साथ में यूज करोगे, सेकेंड प्रॉपर्टी नहीं, सेकेंड स्टेप यूज करोगे। तो सेकेंड स्टेप क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, ऐड दी बोथ इंटीग्रल, ठीक है। तो जब भी आप इस वाले इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी यूज करोगे तो आपको एक नया इंटीग्रेशन इस टाइप का मिलेगा, है कि नहीं? तो ये दोनों एक्चुअली में सेम ही है, लेकिन हमें सेकेंड स्टेप में करना क्या है कि इस दोनों को, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, तो हमें एक्चुअली में करना क्या है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करना है, ठीक है। और जब भी आप इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करोगे तो क्या होगा देखो, है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, ट्वाइस आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है? और क्योंकि दोनों का लिमिट सेम है तो हम दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं कि नहीं? तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया dx। यहां तक क्लियर होगा? तो जो आपका i अब निकल के आने वाला है वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, हाफ टाइम दिस, ठीक है। तो ये सब याद नहीं करना है आपको, बस समझना ये चीज है कि जब भी आप प्रॉपर्टी 4 यूज करोगे साथ ही साथ आपको ये सेकेंड वाला स्टेप भी एक साथ कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपको साथ ही साथ ये स्टेप भी कंप्लीट करना है जब भी आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे, और 90% केस में आपको यही प्रॉपर्टी यूज करना है। तो पहले आपको ये प्रॉपर्टी यूज करना है, सेकंड में आपको ये चीज स्टेप करना है। जब आप यहां तक पहुंच जाओगे, यहां तक पहुंच जाने के बाद आप देखो कि आपको अब आगे क्या करना है, क्या ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होता है और इसमें और क्या क्या वेरिएशन होता है वो चीज भी हम आगे देखते हैं अभी, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब आते हैं उस एग्जाम्पल पे जो हमें करना था। तो मान लो कि हमें इंटीग्रेशन करना है 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। एक मेथड हमने इसमें ये देखा था कि आपको करना क्या है कि साइन स्क्वायर को, क्योंकि हम स्क्वायर को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो हमें इसको cos 2x वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना। तो cos 2x का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। और यहां से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
1 माइनस कॉस 2x/2, है ना। तो ये चीज हमने स्टार्टिंग में पहले देखा था। इनडेफिनिट में भी हमने यही मेथड यूज किया था कि क्योंकि हम हायर पावर को इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो हम इसको कन्वर्ट करके लोअर पावर में लेके आते हैं। यानी अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो हमें इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी, और आप इसको यूज करके यहाँ पे लिमिट वगैरह पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी हमने बोला कि जब भी आपके पास डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो तो सबसे पहला स्टेप आपको प्रॉपर्टी 4 यूज करना है कि नहीं। तो देखो इसी में अगर हम प्रॉपर्टी 4 यूज करें तो फिर से हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 to π/2, लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो हमारा फंक्शन था साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, है ना। तो देखो एक्स के जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई, π/2 और माइनस एक्स, है ना, ये dx हो गया। अब ये बताओ कि साइन π/2 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होती है, cos x, याद है। तो cos स्क्वायर एक्स dx। तो जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन ये था, है ना, इसको हम इक्वेशन 1 बोल रहे हैं। तो जो हमारा इक्वेशन 1 था और इक्वेशन 2 है, ये दोनों एक्चुअली में क्या है, आपस में इक्वल है, क्योंकि प्रॉपर्टी 4 यही बोलता है और हमने उसको प्रूफ करके भी देखा है कि दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम ही आने वाली है ना। लेकिन हमें ये चीज भी पता है कि जब भी हम प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे तो उसके साथ साथ हमें एक और स्टेप कंप्लीट करना है, जो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना होता है, ठीक है। तो दोनों को आप एक बार ऐड करो, तो दोनों को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, ट्वाइस आई, और राइट हैंड साइड में देखो 0 to π/2, लिमिट सेम है तो हम इस दोनों फंक्शन को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। और अब बताओ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, कर सकते हैं क्योंकि हमने यही चीज हमने 10th में सीखा था। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस आई इक्वल टू 0 to π/2, और ये कितना हो जाएगा 1 dx, और 1 को तो इंटीग्रेट करना आता है ना। तो ये कितना हो जाएगा 0 to π/2, सॉरी इंटीग्रेट करके हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा x 0 to π/2, और फाइनल आंसर कितना हो जाएगा π/2। तो i की वैल्यू एक्चुअली में कितनी हो जाएगी, π/4, ये 2i की वैल्यू थी, तो i कितना हो गया π/4। इसका मतलब क्या हो गया कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, यही वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स dx, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, π/4 के। तो देखो क्या हमें डबल एंगल में जाके इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ी, है ना। क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो गया, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है कि नहीं। तो ये हमारा स्टार्टिंग स्टेप होना चाहिए, है ना। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी आप डेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करो तो आप तुरंत आप ये चीज सोच पाओ कि हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी प्रोसीड कर सकते हैं, है ना। तो डेफिनिट में आपको कुछ अलग से सोचने की जरूरत है ही नहीं, सिंपली क्वेश्चन हो आप डायरेक्टली स्टार्ट करो प्रॉपर्टी 4 से ही, लिमिट को ऐड करके एक्स में सब्ट्रैक्ट करो और फिर उसको सॉल्व करो। क्लियर है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी प्रॉपर्टी 4 तक, क्लियर है कि नहीं। तो ये सब कुछ इजी पार्ट था, है ना। इसी प्रॉपर्टी 4 का ही और बहुत सारे वेरिएशन है, तो वो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए आप फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.11 कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज 7.11 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 9 तक, ठीक है। आप ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 9 तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, है ना। मैक्सिमम टाइम पे जब भी आप इंटीग्रेशन स्टार्ट करोगे प्रॉपर्टी 4 से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 लगाओ, दोनों को ऐड करो, ठीक है। उसी प्रॉपर्टी 4 का और बहुत सारे वेरिएशन होते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन होगा
जो आप डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक ट्राई करो। ठीक है, जिसमें प्रॉपर्टी 4 लगाने से काम बन जा रहा है तो उसमें प्रॉपर्टी 4 लगा लेंगे, जिसमें काम नहीं बनेगा उसको हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। क्लियर है? तो आप ये ट्राई करो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी प्रॉपर्टी वाले पार्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर से कल होगा। ठीक है, तो कल फिर से इंटीग्रेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो तो आप बता देना, फिर हम लोग कल उसको डिस्कस अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे मिलते हैं। ओके, चलो बाय।